नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनके लिए मैं अगर ये कहूं कि बढ़ने की इच्छा कर देगी, हर मुश्किल को व्यर्थ पता है, शायद उनको संघर्षों का एक साझा सामर्थ्य पता है और देने वाले ने दे रखी चंदन पर चिंगारी उनको आग लगेगी, धुआं उठेगा। सुन विराट तो लाख कहे कि उनको है मालूम कि उनसे बोल नहीं छूटेगा। जो लगातार राजनीति में जनता की आवाज़ बने रहे, संगठन की आवाज़ बने रहे और शांत और निष्प्रह भाव से लगातार संगठन और सत्ता के साथ समन्वय करते रहे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष विनोद घोटिया जी हमारे साथ हैं। विनोद जी, आपका इंडी24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। विनोद जी, जिस प्रकार से वर्तमान समय की राजनीति में आपके सरनेम से प्रचलित ही शब्द है कि लोग गोटियां फिट करते घूमते हैं, यहाँ स्थान नहीं मिला तो दूसरे दल में चले गए, वापस आ गए, कभी किसी को नीचा दिखाया, बेतरगहात कलह, कभी देखा नहीं। पद दिया सत्ता ने, पद पर निर्वहन किया, नहीं किया तो संगठन में फिर एक कार्यकर्ता की तरह खड़े होकर और अपने काम में जुट गए। तो ये धैर्य कहाँ पढ़ा आपने? देखिए, ऐसा है कि मूलतः तो मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। 49 वर्ष की मेरी संघ आयु हो गई। 11 वर्ष की आयु से मैं संघ की शाखा में खेलते हुए और कब यहाँ पहुँचा मुझे इसका आभास ही नहीं हुआ। पर जिस कुलीन परिवार में मैं पैदा हुआ, वहाँ संस्कारों की एक बड़ी श्रृंखला थी और परमात्मा की कृपा रही। जैसे आपने कहा कि लोग गोठियाँ फिट करते घूमते हैं, तो हमारे साथ पहले से ही सेट हैं, इसलिए हमको फिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कहीं। और किसी चीज़ का अभाव ऐसे कभी देखा नहीं और इसलिए किसी चीज़ के प्रभाव में आए नहीं और विचार के लिए लगातार यात्रा जारी रही। नहीं, लेकिन अभाव और प्रभाव के बीच में संभाव बनाए रखना। कभी मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का भी अध्यक्ष बनाया गया, फिर कभी कोई पद नहीं है, लेकिन व्यवहार में वो संभव बना रहा। कभी न सत्ता के लिए तीखे बोल, न संगठन के प्रति उदासीनता, न नाराजगी। जो है प्राप्त है तो पर्याप्त है। तो ये कैसे? मूल रूप से आप ऐसे समझें कि मैं संगठन को जीना चाहता हूँ, है ना जी। अगर आप देखेंगे तो मैं 13 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश पदाधिकारी रहा लगातार। उसके पहले 6 वर्ष में पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा जी। तो जब मुझे पहली बार ये विषय आया कि आपको निगम मंडल में भेज रहे हैं, तो मेरे संगठन मंत्री उस समय प्रदेश के होते थे सुहास भगत जी। और मैं उनके पास गया और मैंने कहा, साहब मैं आपसे समय लेके मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, आपको समय लेके कभी आना नहीं पड़ा, आज समय लेके कैसे आ रहे हैं? तो मैंने कहा, मैं निवेदन करने आ रहा हूँ कि मुझे किसी निगम मंडल में मत भेजना आप। और उस बार भी और इस बार भी मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को कहा था कि साहब निगम मंडल में मेरा कोई रुझान नहीं, मुझे निगम मंडल में मत भेजिए। पर पार्टी ने आदेश किया है तो मैं पार्टी के आदेश का पालन कर रहा हूँ, ये मेरा स्वभाव है। अब चूँकि जिस एक 5 दशक से जिस ध्येय को, जिस उद्देश्य को लेकर राजनीति में आए थे कि एक दिन इस देश की सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के पास होगी, फिर जो उनके उद्देश्य हैं उनको सामाजिक स्वदेशीयता और राष्ट्र के विकास में आगे बढ़ाएंगे, तो आज भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो शिखर पर है। शिखर पर तो और भी पार्टियां पहुंची हैं, लेकिन अब शिखर का संतुलन बहुत मुश्किल है। तो ये जो आपने कहा कि संगठन में ही संगठन को जीना चाहता हूँ, तो ये जो आपने सूक्ति वाक्य कहा, ये पार्टी के
हर कार्यकर्ता को इसी मनोभाव से रहना पड़ेगा, अन्यथा शिखर से फिसलने में देर नहीं लगती। स्वाभाविक है, और पार्टी इसका प्रयास भी करती है कि कार्यकर्ता उस आधार पर खड़ा रहे, पर समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो कहीं कहीं हमको थोड़ा बहुत विकृतियां देखने को मिलती हैं, पर वो विकृतियां ऐसी नहीं हैं कि संतुलन को बिगाड़ दें। क्षणिक होती हैं और बहुत गहरी नहीं होती हैं, इसलिए उनके उपचार भी हो जाते हैं। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज भी अनुशासन प्राथमिकता पर है, पार्टी के प्रति समर्पण प्राथमिकता पर है। और हम जैसे लोग, तो मैं ऐसे कहता हूं कि मैं जब विद्यार्थी परिषद में काम करता था तो हम लोगों ने लाठियाँ खाई और नारे लगाए कि कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। तब तो पता नहीं था कि राजनीति में यहाँ तक जाना है। कश्मीर हमारा हुआ, गुवाहाटी भी हमारा वो सपना पूरा हो गया, 370 हट गई, 35 से 30। फिर मेरे पिताजी जेल गए, मैं जेल गया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर भी बन गया। तो हम जिन उद्देश्यों को लेकर राजनीति में आए थे वो तो पूरे हो गए। जी। राजनीतिक दृष्टि से जिनके, बाकी तो समाज के भाव से आए थे तो समाज का काम कर रहे हैं। पार्टी जहाँ कहती है वहाँ समाज के लिए खड़े हैं जी, और इस निमित्त काम कर रहे हैं। अब जैसे परिवर्तन एक ऐसी विषय वस्तु है कि परिवर्तन का साहस हर कोई नहीं कर पाता, और परिवर्तन समय के साथ होना स्वाभाविक भी है। नहीं करेंगे तो प्रकृति स्वयं कर लेती है। तो पार्टी कई बड़े निर्णय भी ले रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हों, जो दूसरी और तीसरी पंक्ति के कार्यकर्ता हैं उनको मौका दिया और उनको मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जैसे पदों पर उन्हें बिठाया, राज्यसभा भेजा कार्यकर्ताओं को। तो इस पार्टी के इस कदम को कार्यकर्ता के लिहाज से आप कैसा मानते हैं और क्या संदेश जाता है इससे? मैं ऐसे मानता हूं कि अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। पीढ़ी का परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर आप पहले कभी देखें तो जब अटल जी और अडवाणी जी इस पार्टी में, मैं तो उस समय पूर्णकालिक था, दिल्ली रहता था, जब नड्डा जी युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जी, शिवराज जी महामंत्री थे, तो मैं दिल्ली कार्यालय युवा मोर्चे का देखा करता था। तो मैं ये देखता हूँ कि अगर आप देखोगे कि अटल जी और अडवाणी जी के बाद सीधे कभी गोविंद जी होते थे, गोविंदाचार्य जी होते थे, नरेंद्र मोदी जी होते थे, ये एक 15-25 साल के अंतर के लोग होते थे। ठीक बात। वैसे ही आज यहाँ भी चल रहा है कि पार्टी एक नई टीम को लाके उस दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। पर जिस सहजता से उन लोगों ने इन बातों को स्वीकार किया, उसी सहजता से आज की उस पीढ़ी को स्वीकार करना पड़ेगा जो उस दिशा में, उम्र की दिशा में बढ़ रही है। ठीक बात। अगर आप उसको चुनौती समझेंगे तब फिर मुश्किल होगी। तो पार्टी तो अपना काम जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से धीरे 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 उस दिशा में बढ़ रही है। उसमें कोई मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कि कोई चिंता की बात है। और जो नए लोग आ रहे हैं वो, मैं ऐसे मानता हूं कि कई मामलों में हमसे ज़्यादा प्रज्ञा संपन्न है, हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं वो, तो उसका परिणाम पार्टी को मिल भी रहा है। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में एक बहुत अच्छा कनेक्ट डेवलप कर रहे हैं। तो पहले चूँकि आप पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को पिछले कुछ वर्षों में, या मैं कहूँ देश में ही धार्मिक पर्यटन को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है इसमें। अब चूँकि आप मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थान एवं मेला विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, सबसे बड़ा मेला और सबसे बड़ा कुंभ आ रहा है, तो इस पर आपकी एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूँगा कि क्या दृष्टिकोण है और क्या कुछ मध्य प्रदेश में नया करने जा रहे हैं? देखिए, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से तो ये देश का एक पुरातन काल से ये चीज़ चली रही है कि यहाँ पर्यटन धार्मिक ही होता रहा है। जी। आज भी लोग जो जाते हैं पर्यटन के लिए, अंततोगत्वा वो कहीं ना कहीं दो स्थान ऐसे जोड़ते ही हैं उसमें कि यहाँ जाएंगे, राजस्थान जाएंगे तो बालाजी भी हो आएंगे, ठीक बात, राजस्थान जाएंगे तो यहाँ हो आएंगे। तो पर्यटन हमेशा धर्म के साथ इस देश में जुड़ा रहा है, और इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि विकास भी और विरासत भी। ठीक बात। उसी दृष्टिकोण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी आगे बढ़ रही। सब बहुत डिटेल की चर्चा उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं क्या क्या मध्य प्रदेश में हो रहा है। पर जहाँ तक कुंभ का सवाल है, तो कुंभ की तैयारी मध्य प्रदेश में इस दृष्टि से हो रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी चूँकि उज्जैन से स्वयं आते हैं,
कि भूतो न भविष्यति, इस भाव के साथ कुंभ की तैयारी चल रही, पूरी सरकार उसमें लगी हुई है और हमारी तो बहुत छोटी भूमिका होगी, पूरी सरकार उस मामले को देख रही है और जो होगा वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपके सामने आएंगी। बदलता हुआ उज्जैन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, दिन रात उज्जैन में किस तरीके से कुंभ की तैयारियां चल रही हैं। आज शुरू हो गई, साल भर पहले से शुरू हो गई हैं और अभी समय है पर्याप्त हमारे पास कि हम उस काम को आगे बढ़ा सकेंगे। अब चूंकि ये जब मॉल कल्चर है तो मेला हाट इन सब की प्रासंगिकता उतनी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ मेले ऐसे हैं जो जिनकी अमिट छाप है, जो व्यापार के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे ग्वालियर व्यापार मेला हो, उज्जैन में भी हो, अन्य जगहों पर भी। तो वो भले ही सिर्फ कुछ चीज़ों पर टैक्सेशन में छूट नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़े पूरे देश भर के व्यवसायियों को एक जगह पर आने का एक स्थल देते हैं। तो वो और डेवलप हों, नई टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहचान मिले, उसके विषय में कुछ सोचा है? इसमें दो चीज़ें जो आपके सामने मतलब स्पष्ट रहना चाहिए। ये जो ग्वालियर का मेला है और उज्जैन का जो अभी शुरू हुआ है, ग्वालियर मेले का प्राधिकरण अलग है। जी जी। ग्वालियर मेला मेरे इस मेला उसके अंतर्गत नहीं आता है जी। पर जो लोग वहाँ बनाए गए हैं, जो चेयरमैन बनाए गए हैं ग्वालियर के मेले के, वो भी अपने आप में सक्षम व्यक्ति हैं। यानी ग्वालियर एक अलग प्राधिकरण है, लेकिन चूंकि अब एक समन्वय बना के, तो जो आपने कहा कि मॉल कल्चर और आज की परिस्थिति में देखिए 150 करोड़ की आबादी का देश है और ये ठीक है कि आज का युवा मॉल की तरफ, इस कल्चर की तरफ जा रहा है, पर वो एक बहुत सीमित दायरा है। हाँ हाँ, मध्य प्रदेश में आज भी अगर आप किसी मेले में जाएंगे तो जो जितनी मतलब उम्मीद के साथ मॉल में मिलता है व्यक्ति, वो उतने ही हर्ष उल्लास के साथ उस मेले में भी मिलता है। ये हमारी एक कल्चर की विशेषता है कि हम मॉल को अडाप्ट तो कर रहे हैं पर हम अपना जो बेसिक जो कल्चर है उसको नहीं छोड़ रहे हैं। तो जो तमाम जिले हैं, तहसीलें हैं जिन पर बरसों से मेले लगते आ रहे हैं, 1652 मेले रजिस्टर्ड हैं। 1652, ये तो रजिस्टर्ड है मध्य प्रदेश में। 108 हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं जी, और 1652 मेले हैं जिनको संधारित करने का काम मेला विकास प्राधिकरण करता है। कई दिन तो ऐसे होते हैं कि शिवरात्रि में एक साथ 50 जगह मेले हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप कितने, यानी इस देश का कल्चर कितना डाइवर्स है। हाँ, कि किस तरह से लोग, ये तो सब उत्सव जीवी समाज है साहब। उत्सव जीवी समाज है और यहाँ रोज कोई ना कोई उत्सव है। तो जो आपने कहा कि ये उत्सव धर्मिता, जैसे अल्टीमेटली जब आप भौतिक साधन संपन्न हो जाते हैं तो सबसे बड़ी जो पैरामीटर होती है किसी समाज को देखने की, वो होती है हैप्पीनेस इंडेक्स। आपका आनंद का सूचकांक कहाँ है? तो जो आपने कहा कि ये उत्सव धर्मिता जो सर्वश्रेष्ठ पैरामीटर सभी विकास के सूचकांकों के बाद जो आता है, रेखांकित किया जाता है, हमारे कल्चर में, हमारी सभ्यता में, हमारे समाज में उत्सव धर्मिता हमेशा से प्राथमिकता पर रही। भौतिक अभाव उसको प्रभावित नहीं कर पाए। तो वो उत्सव धर्मिता कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये व्यापार मेले सांस्कृतिक उसका मंचों का माध्यम बने, साथ में हमारी तमाम लोक कलाएं हैं, तमाम हमारे शिल्पी हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म दें। एक मतलब आज टेक्नोलॉजी है तो उनको कनेक्ट करके कुछ बेहतर और बेहतर किया जा सकता है। तो ऐसा सोच रहे हैं क्या कि करेंगे? हर दिशा में विचार चल रहा है। अभी मैंने सभी कलेक्टर्स से बात की है जी, और दो बातें हैं उत्सव के साथ साथ जो कई बार देखा गया है कि मेलों में सुरक्षा एक बड़ी व्यवस्था का प्रश्न बन जाती है, भगदड़ हो जाना, ये हो जाना। जी जी। तो जो अच्छा किया जा सकता है, क्या जोड़ा जा सकता है, उस दिशा में तो बातचीत चल रही है कि मेलों में क्या करना चाहिए, कैसे स्थानीय चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए, लोकल के प्रोडक्ट्स जो है उनको कैसे इन्वॉल्व करना चाहिए जी। और फिर वो छोटे दुकानदार होते हैं तो कैसे उनको उसमें इन्वॉल्व किया जाए। दूसरा, सुरक्षा के पैमाने क्या होंगे, बिल्कुल ठीक है। इस संदर्भ में भी मैंने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षक जो हैं उनको पत्र लिखा है
कि किसी भी मेले के संदर्भ में पहले व्यापक हमारी तैयारी क्या है, हमारी ड्रिल क्या है, ठीक बात। उस संदर्भ में विचार करें, क्योंकि जब घटना घट जाती है उसके बाद दौड़ना फिर वो सबके लिए कष्टप्रद होता है। हाँ, वो सरकार के लिए भी कष्टप्रद है, वो समाज के लिए भी कष्टप्रद है और वो प्रशासन के लिए भी कष्टप्रद है। इसलिए मैंने सभी को पत्र लिखा है। उसके बाद सिर्फ डैमेज कंट्रोल हाँ, होता है, लेकिन अभी डैमेज हो नहीं, डैमेज कंट्रोल भी हो जाएगा, लेकिन जो कष्ट हो गया उसका कोई निवारण नहीं है, डैमेज हो ही ना पाए उसके लिए काम। इसके लिए प्राथमिक तौर पे मैंने सबको कहा है कि आप हर मेले की जो आपके ज़िले में होता है उसकी कार्य योजना बना के मुझे बताइए कि हम ये करने वाले इन मेलों में। ये मैंने सबको निर्देशित किया है, सबको पत्र लिखा है उस संदर्भ में। और दूसरा ये कि जो धार्मिक स्थल हैं, जी जी, उन धार्मिक स्थलों का भी एक सर्वे कराने का मेरे उसमें विभाग को मैंने निर्देशित किया है कि किस धार्मिक स्थल से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल ठीक। इसका एक सर्वे करा लें। हमारे जैसे 108 तीर्थ क्षेत्र हैं, वहाँ कितने लोग रोजगार पा रहे हैं। एक 200 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री लगा के हम कितने लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं, और एक 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ किसी जगह पे लगा के हम कितने लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। इसका भी एक तुलनात्मक अध्ययन, क्योंकि जब हम मंदिर में लगाने जाएंगे तो 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ में ही वो स्थान ऐसा हो जाता है, भव्य हो जाता है, भव्यता और दिव्यता उसमें आ जाती है। और इसलिए मैंने कहा है कि पहले सर्वे ये करें कि उन स्थानों पर कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और उसमें वृद्धि कैसे की जा सकती है। ठीक बात। अच्छा, आप विदेशों में देखें तो कोई भी एक 2 दिन का कोई भी एक फेस्ट उन्होंने नए नाम निकाले हैं कि फेस्ट है, कार्निवाल है, तो वहाँ ये सब मेला ही होता है अल्टीमेटली वो। लेकिन चूंकि वैश्विक स्तर पर उनका प्रचार प्रसार होता है, और मैं ये मानता हूँ कि जितने भी विदेशी सैलानी आते हैं वो आपका मॉल कल्चर देखने नहीं आते, क्योंकि वो उससे ऑलरेडी बहुत परिपूर्ण हैं, उनके पास उसकी कोई कमी नहीं। वो आते ही आपकी लोक विविधता देखने। तो अगर इन मेलों को, हर मेले की अपनी एक लोक विविधता है, बुंदेलखंड में लगेगा तो उसका अपना है, बघेलखंड में लगेगा अपना है, चंबल रीजन में अपना है, तो वो उनकी विविधताओं को उतना प्रचार प्रसार मिले, इंटरनेशनली उनको प्रमोशन मिले, वो भी पर्यटन को भी, धार्मिक पर्यटन को और वास्तविकता में अन्य पर्यटन को भी वो बहुत बढ़ावा दे सकता है। मैं इसको ऐसे कहूँगा कि जब मैं पर्यटन निगम में था चेयरमैन जी, तो मैंने वहाँ एक स्लोगन दिया था कि ये जो 5 स्टार का कल्चर है जी, इससे निकल के 5 संस्कार के कल्चर की तरफ जाना चाहिए। और इसलिए हमने जो होम स्टे का कॉन्सेप्ट था, और आज वो जब आपने शुरू किया, आज मध्य प्रदेश एक गांव था जो लाड़पुरा वहाँ था, जी जी जी, ओरछा के पास, जी जी, आज वो कम से कम 100 से 200 गांव के बीच में होम स्टे का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में होम और स्टे उसमें मैंने कहा उसमें संस्कृति जोड़ो, उसमें खान पान जोड़ो, उसमें ये सारी चीजें जोड़ के ये 5 चीजों का एक पैकेज बनाओ। इवन आपके उस होम स्टे के कॉन्सेप्ट को नॉर्थ ईस्ट ने और कई राज्यों ने अडॉप्ट किया है। जी, मध्य प्रदेश, मैं ऐसे मानता हूँ केरल के बाद, केरल हमारा कंपटीशन चलता रहता था, अब का मुझे 2 साल पहले की बात है, 2.5 साल पहले की छोड़े हुए मुझे, पर वो कॉन्सेप्ट लोगों को फाइनेंशियली भी मतलब फीडबैक दे रहा है। जो लोग पर्यटक आ रहे हैं उनको जमीन से जुड़ने का, एक इस देश के संस्कारों से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। बिल्कुल। किस क्षेत्र में क्या विविधता है, क्या वहाँ का खान पान है, क्या वहाँ का रहन सहन है, क्या वहाँ का लोक संगीत है, क्या वहाँ की जो लोक का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं व्यापारिक दृष्टि से उत्पाद वहाँ के क्या लोकल है। उत्पाद। तो ये जो हमने कहा कि 5 स्टार के कल्चर से निकल के 5 संस्कार के कल्चर की तरफ जाइए, तो उसका इम्पैक्ट दिखा है। ये बात जो आपने एक बात कही है कि जो मेले विदेशों में होते हैं उनको जिस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है, स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा मेले होते हैं कि अभी हम उसको उस स्तर पर नहीं ले जा सकते, पर कुछ मेलों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। एक आपका अच्छा सुझाव, मैं ये कह सकता हूँ इस बात को कि उस दिशा में विचार किया जा सकता है कुछ मेलों में। जी, अगर मैं आपके विभाग की संरचना देखूं प्राधिकरण की, तो अब ये कुछ मामलों में पर्यटन विभाग को छूता है, कुछ मामलों में धर्मस्व को छूता है, तो आपके काम से दोनों विभागों को फायदा होने वाला है। एग्जैक्टली। तो उनके साथ एक समन्वय बने, कि कोऑर्डिनेशन बने। कई बार विभागों के समन्वय न होने से भी बड़ा नुकसान होता है, तो इन विभागों के साथ, इन विभागों के मंत्रियों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, उस दिशा में कोई प्लान है? देखिए, ऐसे हमारा जो विभाग है वो शुरू से संयुक्त है।
पर्यटन, धर्मस और संस्कृति, तीनों का अधिकारी एक है, मंत्री एक हैं, और मेरा अनुभव उधर का भी है और यहाँ तो वही सारे लोग हैं जिनके साथ मैंने पीछे 2 वर्ष तक काम किया है। तो मुझे बहुत ऐसे नहीं लगता कि कोई कठिनाई है, और हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं और उस दिशा में जो बेहतर हो सकता है वो करने की मुझे ऐसा मानता हूँ कि जो मैंने देखा, मैंने विदेश के 1-2 कार्निवाल देखे और मैंने ये पाया कि कुछ, जो आपने कहा कि कुछ स्थानीय मेले ऐसे लोक उत्पाद और लोक कलाओं के ऐसे अद्भुत संयोजन हैं कि अगर उनको इंटरनेशनली, जैसे आज मध्य प्रदेश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जो ग्लोबल समिट होती है, हम वैश्विक स्तर पर जाके कहते हैं हमारे पास अच्छा लैंड बैंक है, हमारे पास अच्छी भूमि है, हमारे पास बिजली है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब्सिडी भी दे रहे हैं। तो जब आप यही चीज़ किसी और बड़े मंचों पर, वैश्विक मंचों पर जब उसका एक छोटा स्वरूप प्रस्तुत करेंगे, तो मुझे लगता है कि वैश्विक आकर्षण का केंद्र मध्य प्रदेश हो सकता है। नहीं होगा भी, मुझे लगता है कि इसी उद्देश्य से इस प्राधिकरण को बनाया गया। ये 2012 में बना प्राधिकरण जी। इसके पहले तो प्राधिकरण का ये स्वरूप था नहीं जी। 2012 में पहली बार इसका गठन किया गया, और उस दिशा में धीरे धीरे करके बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस क्षेत्र में प्राधिकरण ने पिछले 12-14 साल में काम किया है। मेरे पहले भी बहुत श्रेष्ठ लोग इसमें रहे हैं, माखन सिंह जी रहे हैं, विजय दुबे जी रहे हैं। तो उन लोगों ने किस दिशा में काम करना चाहिए उसकी एक आउटलाइन बनाई है, पर मैं उसमें बहुत सी नई चीज़ें जोड़ने का प्रयास अपनी तरफ से कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है सांस्कृतिक, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई सांस्कृतिक विरासत और उसके गौरव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में बड़े गंभीर प्रयास कर रहे हैं। जैसे वैदिक घड़ी का एक कॉन्सेप्ट, उज्जैन कालगणना का केंद्र है, वैदिक घड़ी का कॉन्सेप्ट पूरे, अच्छा विक्रमादित्य जी का, सम्राट विक्रमादित्य के मंचन दिल्ली में हुए, और बड़े अच्छे स्तर पर हुए, लोगों ने देखा, बड़े बड़े रंगकर्मी उसमें शामिल हुए, तमाम दुनिया के रंगमंचों पर दुनिया की पटकथाएं हो रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई इतनी बड़ी पटकथा, तो उनका खुद का भी बहुत फोकस है। और अगर मैं देखूं पूरी सरकार की, तो पूरी सरकार में उन्होंने अभ्युदय मध्य प्रदेश एक कॉन्सेप्ट दिया है, उसमें सांस्कृतिक और धार्मिक विरासतों का उत्थान उनकी बिल्कुल केंद्र बिंदु है। तो जब उनसे चर्चा आपकी होती होगी, तो जब आप तमाम अपने विचार और वो सब साझा करते हैं, तो फिर किस प्रकार का रिस्पॉन्स, किस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है? अभी तो चूँकि मुझे अभी 2 महीने हुए हैं, तो इस संदर्भ में भी बहुत लंबी कोई बातचीत उनसे हुई नहीं। बीच में 1 महीने हम लोग सब इलेक्शन और इसमें उलझे रहे जी। एक बार में जब पूरा विभाग को समझ के और किस दिशा में कितना हम करने की स्थिति में हैं, उसके बाद उनसे बातचीत होगी। 1-2-3 महीने लगेंगे अभी इसमें। मैं अपना फ्रेमवर्क पूरा कर लूँगा, तब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बात करूँगा। पर यह है कि उनका प्रोत्साहन हम लोगों को समय समय पे, वो खुद भी पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे, चेयरमैन रहे हैं, और मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे विद्यार्थी परिषद के समय के मित्र हैं। हम साथ साथ काम किए हैं विद्यार्थी परिषद में, तो हमारी लंबी सहयात्रा है जी। इसलिए एक दूसरे के प्रति भरोसा अच्छा है। पर कुल मिला के मध्य प्रदेश में मैं ऐसे मानता हूँ, मैं पर्यटन की दृष्टि से भी जब कहता था, आज भी कहता हूँ, धार्मिक दृष्टि से भी जो हमारा है, धार्मिक तो है ही, पर अभी मध्य प्रदेश को बहुत एक्सप्लोर करना बाकी है। बहुत बड़ी बात। अभी तो हम 20-25% पे खड़े हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही। इससे अच्छा मध्य प्रदेश का निष्पक्ष आकलन हो नहीं सकता कि मध्य प्रदेश को बहुत एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अच्छा, ये अभी एक सवाल आपके विभाग से और वो प्राधिकरण से इतर है कि अब जब पूरे देश में एक नीट परीक्षा को लेके जो उबाल था, आक्रोश था, उसको लेके जो आंदोलन हुआ, छात्रों की मंशा के अनुरूप केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हो गया। नीट के लिए बड़े बड़े प्रोफेशनल, नंदन नीलकणी जैसे लोगों को शामिल करके कमेटी भी बनाई गई सरकार की, उसमें गंभीरता दिखी। लेकिन कांग्रेस उस आंदोलन में एक भविष्य देख रही है। कांग्रेस कह रही है कि अभी देश का मानस बदल गया, अब वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करती। आपको लगता है कि ऐसा हो गया है? देखिए, ऐसे है कि कांग्रेस ने कभी इस देश के स्वभाव को समझा ही नहीं। कांग्रेस 55-60 साल तक सरकारों में रही, ये इस देश के स्वभाव को समझ के नहीं रही। वो ये इस देश के जनमानस की जो एक सहज वृत्ति है ना, कि किसी पर ट्रस्ट कर लेती है तो उस ट्रस्ट को टूटने में समय लगता है,
उस ट्रस्ट के कारण कांग्रेस 55-60 साल सरकार में रह गई। कोई पुण्याई पे नहीं रही कांग्रेस। इन जिन लोगों ने आज़ादी का आंदोलन देखा था, जिनने उस समय को भोगा था, और जो समाज के संस्कार थे कि अगर पिताजी ने कह दिया कि कांग्रेस में जाना है तो पूरा परिवार फिर कांग्रेस में ही जाए, तब कोई विमर्श नहीं होता था, कोई प्रश्न नहीं होता था। इसलिए कांग्रेस 55-60 चल गई। आपकी भी आयु है, मेरी भी आयु है। हमारी और आपकी आयु में दोबारा कांग्रेस लौट के कभी सरकार में, दिल्ली की सरकार में नहीं आएगी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि बीजेपी 25 साल रहेगी कि 30 साल रहेगी, पर कांग्रेस के पास अब समाज का कोई मेरा अगला प्रश्न तो आपने समाप्त ही कर दिया, क्योंकि मैं आपसे अगला प्रश्न ही पूछने वाला था कि 28 और 29 नेवर, कभी नहीं लौटेगी कांग्रेस, हमारे और आपके लाइफ टाइम में नहीं लौटेगी। उनके पास कोई विजन नहीं है समाज को समझने का। कुछ ऐसे 5-10 हज़ार स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ, जो नीट का पेपर लीक हुआ, वो जो चूक हुई किसके कारण हुई, ये तो बेसिकली जो कैरेक्टर है उसकी कमी के कारण ये सारा घटनाक्रम घटा कि पेपर लीक हो गया। अब जिनके हाथ में रखवाली का काम था, अगर वही चोर निकल जाएंगे तो आप क्या करेंगे? हम और आप क्या कर सकते हैं? किसी पे तो विश्वास करके आपको उस प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। पर सरकार ने जो कदम उठाए, जितनी तेजी के साथ दोबारा परीक्षा करा दी, लड़कों को कोई परेशानी नहीं हुई, मनमाफिक सेंटर उनको दिए गए, फिर उसके बाद जो सुधार करना थे वो कर दिए, आज कानून में परिवर्तन कर दिया। यानी मोदी जी की सरकार ने किसी तरह की भी ढील या लोच उसमें नहीं दी, पूरी ताकत के साथ उस विद्यार्थियों के साथ खड़े रहे। और ये जो आम विद्यार्थी है वो जानता है, जिन्हें राजनीति करना है वो कर रहे हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। वो पूरे देश के सामने है कि वो किस कैरेक्टर के लोग हैं और किस कैरेक्टर के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो उनके बारे में मैं नहीं कहूँगा। पर देश की सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी, वो पूरी ताकत से स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है। और इनको तो ये कल्पना नहीं है, प्रधानमंत्री जी तो पिछले कितने वर्षों से परीक्षा के पहले बच्चों से बात करते हुए आ रहे हैं। नहीं भी करते प्रधानमंत्री, बच्चों से संवाद नहीं करते, परीक्षा पे चर्चा नहीं करते, तो क्या फर्क? प्रधानमंत्री तो थे ही ना, पर बच्चों के प्रति उनका लगाव है, इसलिए वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं। मत पूछ पथिक पथ कैसा है, पथ तो चलने से बनता है। जिसने श्रम को पूजा माना, भाग संग स्वयं उसके चलता है। तो श्रमेव जयते सत्यमेव जयते की धारणा वाला ये देश है। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष विनोद गोटिया जी का कहना है कि हम इस देश की थाती को, इस देश की माटी को बहुत बेहतर समझते हैं और जो जनता ने हम पर भरोसा किया है उसे टूटने नहीं देंगे। सर, तमाम पहलुओं पर आपसे आपके प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को, खासकर पार्टी के मूल विचार को, संघ के मूल विचार को तमाम सारे पहलुओं से देखने समझने का अवसर प्राप्त हुआ। आपसे बेहतर चर्चा हुई। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। नमस्कार।